नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इंटरव्यू देते हैं, पत्रकार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह इंटरव्यू है या कुछ और है। आप जानते हैं कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो इंटरव्यू भी देते हैं तो वहां जमीनी पत्रकार नहीं होते। खैर, किसे इंटरव्यू देंगे यह उनका चुनाव हो सकता है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है उसका मूल्यांकन भी तो होगा। जो जवाब दिया गया है उस पर विरोधी दल और समीक्षक बात तो करेंगे ही, लेकिन क्या यह विचित्र नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने इस पर खुद कोई रिपोर्ट नहीं की, डेटा को देखकर उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश नहीं की जिन्हें सरकार छिपाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इंटरव्यू देते हैं, इसका विश्लेषण शुरू हो जाता है कि पत्रकार ही इंटरव्यू कर रहा था या करने वाला कोई कलाकार रहा होगा। जब कलाकार इंटरव्यू करता है तब साफ हो जाता है कि वह सवाल ही क्या पूछ पाएगा। सवाल पूछने की उसकी ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन जब पत्रकार इंटरव्यू करता है तब आजकल लोग यह भी देखने लगे हैं कि पत्रकार कलाकारी कर रहा है या पत्रकारिता कर रहा है। एक ही प्रार्थना करता हूं कि पत्रकारिता की कक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वरना 18-19 साल का एक छात्र समझ नहीं पाएगा कि वह किस पर शर्मिंदा हो रहा है। पत्रकारिता पर अगर शर्मिंदा हो गया तो इस पेशे में बने रहने का उसका हौसला, आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप अगले 100 साल तक उन्हें वोट देते रहें, मगर प्रधानमंत्री मोदी का कई इंटरव्यू कहीं से भी इंटरव्यू या पत्रकारिता की परिभाषा में नहीं आता है। इंटरव्यू की पूरी समझ ही उलट जाती है। चूंकि यह वीडियो प्रधानमंत्री के इंटरव्यू और मीडिया के संबंधों को लेकर है, इसलिए हम एएनआई की स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू पर बात करने से पहले एक और लेख की चर्चा करना चाहते हैं जो 15 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। प्रसार भारती के पूर्व प्रमुख शशि शेखर वेम्पति का यह लेख है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय पन्ने के बीच में छपा है। इस लेख में शशि शेखर वेम्पति किसी अखबार या चैनल का नाम नहीं लेते हैं, ग्लोबल मीडिया से ही काम चला लेते हैं। हेडलाइन है कि ग्लोबल मीडिया भारत के बारे में अक्सर एक तरफा पक्ष रखता है। ग्लोबल मीडिया कौन है इसका नाम नहीं है। गार्डियन है या इंडिपेंडेंट है या न्यूज वीक है या टाइम्स है या वॉशिंगटन पोस्ट है, केवल ग्लोबल मीडिया का इस्तेमाल होता है। शशि शेखर शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि दुनिया में किस तरह से मीडिया में भारत को दिखाया जा रहा है। इसमें कई सारे कारक शामिल हैं। ग्लोबल पावर के आपसी रिश्तों की छाया भी भारत की छवि पर पड़ती नजर आती है। इसमें भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी शामिल है। शशि शेखर आईआईएमसी के एक जर्नल में छपे एक विश्लेषण के आधार पर कहते हैं कि भारत के बारे में कई सारी नकारात्मक छवियां बनाई जा रही हैं। भारत में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसे अनदेखा किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जिस संगठित तरीके से गलत कमेंट्री आ रही है, फैक्ट चेक को सशक्त करना चाहिए और जो मीडिया आउटलेट प्लेटफॉर्म गलती कर रहे हैं उसे रोकना चाहिए। वेम्पति को बताना चाहिए कि ये कौन से मीडिया संस्थान है, नाम लेना चाहिए। क्या इनमें वह भी शामिल है जिन्हें बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते हैं? कम लोगों का ध्यान गया कि सबसे बड़े सरकारी नेटवर्क का पूर्व प्रमुख चुनाव आयोग से कह रहा है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। यही नहीं, आज ही ट्विटर पर चर्चा चल रही थी कि आयरलैंड के अखबार में भारत को लेकर संपादकीय छपा है जिसके बारे में वहां के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने लंबा चौड़ा पत्र जारी कर दिया है। हम इन पहलुओं पर इस वीडियो में आगे बात करते रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले एएनआई को दिए इंटरव्यू की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई के स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू सभी अखबारों में छपा है और तमाम चैनलों पर दिखाया गया है। इस इंटरव्यू का वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम एएनआई के सब्सक्राइबर नहीं हैं और हमारे पास कॉपीराइट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट पर इस इंटरव्यू को पूरा टाइप कर अंग्रेजी में डाला गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी चंदे के बॉन्ड को लेकर अपनी वही बातें दोहराई हैं जो उन्होंने तमिल चैनल थांती के इंटरव्यू में कहा था, सेम टू सेम। इसका मतलब है कि इस सवाल का यही जवाब तैयार कर लिया गया है ताकि लगे कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो सच्चाई से बहुत दूर है, बल्कि बॉन्ड को लेकर ढंग से सवाल भी नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल के जवाब में कहते हैं, और मैं उनके जवाब को पढ़ रहा हूं, वे कहते हैं कि मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति दें, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है, ऐसा हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया। पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी। आज जो लोग उलट पलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था। पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रधानमंत्री पवित्र विचार कह रहे हैं, यह भी गजब है। वे संसद की बहस दिखाना चाहते हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह भी देख लेते और उसकी बात कर लेते। विचार पवित्र हो सकता है, मगर कानून जिस तरह से बनाया गया उसमें पारदर्शिता नहीं थी। इसी आधार पर वह कानून रद्द कर दिया गया। कोई मामूली कमी नहीं थी जिसमें सुधार की जा सके, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून के आधार को ही अवैध और असंवैधानिक माना। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी आगे कहते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं, कि अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर ना होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकाल दे कि पैसा कहां से आया कहां गया। यह तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो ये कि मैं ये कभी नहीं कहता कि निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने से पहले प्रधानमंत्री ने किससे चर्चा की थी? चुनाव आयोग से कितनी चर्चा की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितनी चर्चा की थी? विपक्ष से कितनी चर्चा की थी सदन में विधेयक लाने से पहले? इसका जवाब आप खोजिए। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब लोग पछताएंगे। ये सब लोग कौन है जो पछताएंगे? प्रधानमंत्री किसे पछताने की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी क्या पछताएगा? यह जवाब ही आधारहीन और गलत है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को फ्रॉड कहा है, अवैध कहा है, असंवैधानिक कहा है। इसे याद कर लीजिए। कोर्ट ने विरोध नहीं किया है, बल्कि सभी पक्षों को ध्यान से सुनते हुए ही कहा कि इस बॉन्ड को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इसके लिए जो भी संवैधानिक संशोधन किया गया उसे भी रद्द किया जाता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण ही आप जान पाते हैं कि किसने किसे पैसा दिया। यह तो अपने आप में गलत भी है और झूठ भी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष ही यही था कि नागरिक को हर चीज जानने का अधिकार नहीं है। आप जो भी जानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जानते हैं। बॉन्ड तो इसलिए प्रधानमंत्री लेकर आए थे कि आपको पता ही ना चले कि कौन सी कंपनी किसे चंदा दे रही है। कई मीडिया रिपोर्ट में अब यह बात आई है कि जब किसी कंपनी के यहां छापा पड़ा, या उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, या उसके हिसाब से सरकार ने नीति बदल दी, उसने बीजेपी को कई सौ करोड़ का चंदा दिया। राहुल गांधी केरला के कोझिकोड में रोड शो कर रहे थे। वहां उन्होंने अंग्रेजी में इस इंटरव्यू की आलोचना की और बॉन्ड का मतलब समझाया गया। राहुल की अंग्रेजी का मलयालम में अनुवाद किया जा रहा था। I don't know if you saw his interview with ANI yesterday. I don't know if you saw his face and his eyes. He was trying to defend the biggest corruption scandal on the planet. An electoral bond scheme through which BJP has got thousands of crores of rupees by extorting them from India's businessmen. If you look at the dates when the money was given, you will find that the CBI is deployed against a businessman, and a few days later, a few weeks later, he pays the BJP. Another businessman given a road contract of thousands of crores, and immediately after getting the road contract, he pays the BJP in electoral bonds. You know, sometimes in small towns, in the streets, there are people who extort money. In the street, it's called extortion. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റോർഷൻ, അതായത് പൈസ പിടിച്ചു പറിക്കുക, കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും. How do you say extortion? Extortion? No, in Malayali, how do you say it? കൊള്ളയടിക്കൽ, 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 കൊള്ളയടിക്കൽ.
In Malayalam you say kodai elekkal. കൊള്ളയടിക്കൽ. Modi calls it electoral bonds. മലയാളത്തില് നമ്മൾ കൊള്ളയടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. What the common thief is doing on the street, the Prime Minister is doing at an international level. इस चुनाव में एक बदलाव आया है। विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री उन सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं तब विपक्ष उनकी हर बात की काट पेश कर रहा है, मुद्दा बना रहा है। प्रधानमंत्री की किसी रैली में कही गई बातों को विपक्षी दल अपनी रैली में जवाब दे रहे हैं। 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू तमाम चैनलों पर श्रद्धा के साथ चलाया जाता है, बिना ब्रेक के। उसी दिन इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी ने अपनी सभा में, केरला की एक सभा में इसका जिक्र कर दिया और आलोचना पेश कर दी। Today, I believe the Prime Minister gave a press conference, gave an interview, to the ANI and spoke about the electoral bond scheme. And he told the nation how the electoral bond scheme was designed to create transparency in the political system. It's interesting that the Prime Minister thinks that the electoral bond scheme was designed to bring transparency to India's political system. But the Supreme Court thinks that the electoral bond scheme is illegal. It is also interesting to me that the Prime Minister and the government did everything possible to stop the names of the companies that donated money to the BJP from coming out, and did everything possible to stop the dates on which that money was donated from coming out. I am going to show you just now why the Prime Minister and the government didn't want the names of the companies and the dates to be available to India's public. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को कई बार इंटरव्यू दिया है। अगर आप उन इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2024 को न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर शिवनारायण राजपुरोहित ने एएनआई को लेकर जो लंबा लेख लिखा है उसे जरूर पढ़िए। शिवनारायण राजपुरोहित ने दिखाया है कि 2014 के बाद से इस समाचार एजेंसी की भूमिका किस तरह से बदलती है। मोदी के भारत में सरकार के हर काम तक एएनआई की पहुंच अद्वितीय है। यह एकमात्र निजी मीडिया हाउस था जिसे जनवरी में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान उसके गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई। यह एकमात्र गैर सरकारी मीडिया हाउस है जो मोदी के विदेश दौरों को नियमित रूप से कवर करता है। आपको यह लेख पढ़ना चाहिए। एएनआई का इंटरव्यू 78 मिनट का है। 54 मिनट बीत जाने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल आता है। स्मिता प्रकाश ने राहुल गांधी और अन्य बातों का हवाला देते हुए इस बारे में सवाल किया। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं इस विषय पर, उसमें उन पत्रकारों का काम, उनकी मेहनत शामिल है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्टिंग की है, और इनमें से कोई भी पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है, और यह रिपोर्ट गोदी मीडिया के किसी चैनल या अखबार ने नहीं की। या आप यह भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी बोलते हैं उसमें इन पत्रकारों की रिपोर्ट का योगदान है, जैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आर्टिकल 14, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट, द वायर, स्क्रोल, इंडियन एक्सप्रेस, क्विंट और पूनम अग्रवाल, नितिन सेठी जैसे पत्रकार। हमने इस विषय को जनता के बीच लाने वाले कई बार पत्रकारों के नाम बताए हैं और उनकी तस्वीरें अपने वीडियो में दिखाई है। लेकिन एएनआई की स्मिता प्रकाश जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल करती हैं तो राहुल गांधी और विपक्ष के हवाले से पूछती हैं। स्मिता प्रकाश का सवाल मैं शब्दशः पढ़ रहा हूं। मोदी जी, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आती हूं। एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है सुधार की तो वो कर सकते हैं। क्या यह गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष तुरंत ही इस इंटरव्यू के बाद आक्रामक हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने लंबे चौड़े तथ्यों के साथ ट्वीट किया और बताया कि कैसे प्रधानमंत्री का जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सही नहीं है, गलत है। उन्होंने प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर अपनी तरफ से कई तथ्यों को रखा। क्या किसी मीडिया ने
या अखबार ने डेरेक ओब्रायन के फैक्ट चेक को छापा होगा? शायद नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी तुरंत अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। प्रधानमंत्री जी, बिना पलक झपकाए आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपके गोरख धंधे की कलई इस देश के उच्चतम न्यायालय ने खोली है कि कैसे चंदा दो और धंधा लो और वसूली रैकेट आप चला रहे थे। क्रमवार तरीके से नाम और डेट के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि जब आपको कोई चंदा देता था तो उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, आप कट ले रहे थे। यह भी साफ हो चुका है कि अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से आप उस हर जगह छापा डालवाते थे जहां पर बाद में या तो कार्रवाई स्थगित हो जाती थी, कोई अप्रूवर बन जाता था। तो ये वसूली रैकेट, ये एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। इस पर से पर्दा हट चुका है, इसका पर्दा फाश हो चुका है। लोग आपके भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन से वाकिफ हैं। तो प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। आपके इन जुमलों में 2014 में लोग आ जाते, अब थोड़ी कोई काले धन की आपकी बात मानेगा। काला धन, काला धन, अरे काला धन तो आप लाने वाले थे, 15 लाख बैंक अकाउंट में डालने वाले थे। कहां डाले आपने वो सब पैसे? अगले इंटरव्यू में मणिपुर पर बात जरूर करिएगा, नौकरियों पर बात जरूर करिएगा, महंगाई पर अपना मुंह जरूर खोलिएगा। अन्यथा इंटरव्यू देने का क्या फायदा? इलेक्शन रैली में तो बड़ी बड़ी फेंकते ही हैं आप। एएनआई से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में न्यूज वीक की तरफ से 3 लोग शामिल हुए, 2 संपादक स्तर के पत्रकार और 1 सीईओ। इंटरव्यू के बाद न्यूज वीक एक डिस्क्लेमर भी लगाता है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो और पाठक को कोई कंफ्यूजन ना हो। अपनी तरफ से साफ साफ लिख देता है कि न्यूज वीक ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखित सवाल भेजा और उसके बाद 90 मिनट तक अपने आधिकारिक आवास पर न्यूज वीक की टीम से बातचीत हुई, लेकिन इसे इंटरव्यू के शक्ल में नहीं छापा गया। मतलब पता नहीं चलता है कि किसने कौन सा सवाल पूछा और उस सवाल के संदर्भ में क्या जवाब मिला। यह भी पता नहीं चलता कि किसी ने कोई सवाल पूछा भी या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का जो भी जवाब है उसे लंबे लंबे खंड के रूप में छापा गया है। हर खंड के ऊपर अलग अलग हेडिंग दी गई है, जैसे आने वाले चुनाव के ऊपर, बस संक्षिप्त हेडिंग। अब आप बताइए ये क्या सवाल हुआ? यह सवाल है या नहीं, इस पर भी बात कीजिए। दूसरी हेडिंग है लोकतंत्र और आजाद प्रेस के बारे में। पता ही नहीं चलता कि सवाल में कोई उदाहरण दिया गया या नहीं। इसके बाद जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तब 1200 साल पहले के तमिलनाडु में चले जाते हैं। इस इंटरव्यू को लेकर भी खूब आलोचना हुई। फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक ने और गार्डियन की पत्रकार ने लिखा कि यह मोदी का प्रेस रिलीज है, इंटरव्यू नहीं। यह भी कहा कि यह स्टेनोग्राफी है और अगर किसी नेता को इंटरव्यू करने की शर्त यह है कि उसे चुनौती नहीं दी जाए, काउंटर सवाल नहीं पूछा जाए, तो पत्रकार को ऐसी शर्त नहीं माननी चाहिए। क्या वाकई ऐसा इंटरव्यू होता है कि आप सवाल के बाद काउंटर सवाल ना पूछें और अपने इंटरव्यू में जो सवाल पूछा गया है सवाल के बारे में ना लिखें? इस तरह के इंटरव्यू पर कोई भी सवाल कर सकता है, तो क्या यह भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है? ठीक इसी तरह का इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने पिछले साल जून में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया। उसमें भी 3 पत्रकार गए। जब इंटरव्यू छपा तो कोई सवाल ही नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि किस पत्रकार ने कौन सा सवाल पूछा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी न्यूज वीक की तरह शुरू में ही एक टिप्पणी की, इशारे में ही समझा दिया। इसे देखकर कोई भी शर्मिंदा हो सकता है। लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू कम देते हैं। उन्होंने हमसे बात की है। आप इस इंटरव्यू को देखिए, इसके स्वरूप को देखिए, लगेगा कि किसी ने टाइप करके दे दिया है। किसी सवाल का पता नहीं चलता, जवाब से ही पता नहीं चलता कि अखबार का कौन सा सवाल है। अगर यह इंटरव्यू है तो फिर यह क्यों लिखा है कि मोदी सेड इन अ स्टेटमेंट, यानी मोदी ने अपने बयान में कहा है कि भारत में बहुलतावाद का जश्न मनाया जाता है। अब कोई पाठक तय नहीं कर पाएगा कि यह बयान इंटरव्यू का हिस्सा था या बाहर के किसी बयान को इस लेख में जोड़ दिया गया। जाहिर है जब यह सब होगा तो लोग सवाल करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी कई समस्याएं हैं, उसे भी बताना जरूरी है। गजा की रिपोर्टिंग को लेकर इस अखबार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे लेकर गंभीर सवाल उठे हैं और इसकी आलोचना हुई है। यह इसलिए बता रहा हूं कि इन अखबारों के बारे में बात करते हुए इनके रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भारत में इसकी प्रतिनिधि रह चुकी एमिली श्मॉल ने फरवरी महीने में हुए एक सेमिनार में कह दिया कि भारत में कैसे सरकार पत्रकारों का दमन कर रही है। एमिली ने कहा कि भारत में पत्रकारिता खतरे में है। उन्होंने एक किस्सा बताया कि जब भारत में थी तो उन्हें सरकार ने चाय पर बुलाया,
वहां पर कई मंत्री थे। उस दौरान कभी कोई मंत्री तो कभी कोई मंत्री उन्हें टारगेट करने लगा, ताने कसने लगा। एक के बाद एक मंत्री ने उनके साथ ऐसा किया। एक और मौके पर एक मंत्री ने वहां मौजूद संवाददाताओं की रिपोर्टिंग का प्रिंट आउट निकाला और उनकी हेडलाइन को निकालकर पढ़ने लगे, तंज कसने लगे। एमिली स्मॉल ने भारत में काफी अरसे से रिपोर्टिंग की है। उनकी रिपोर्टिंग काफी शानदार मानी जाती है। उन्होंने भारत के कई हिस्सों से रिपोर्टिंग की है। ऐसे पत्रकार जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो हवा में नहीं कहते होंगे, ऐसा हुआ होगा तभी तो वे कह रही हैं। ऐसा होना निश्चित रूप से दुखद और शर्मनाक है। भारत सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। एमिली ने अमेरिका में हुए उस सेमिनार में कहा कि कैसे 6 साल से कोई विदेशी पत्रकार कश्मीर नहीं जा सका है। हर पत्रकार को पता है कि सरकार के सामने सवाल पूछना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आप अगर ग्लोबल मीडिया पर यकीन नहीं करना चाहते हैं तो अपने यहाँ के गोदी मीडिया का ही हाल देख लीजिए। अब हम यहाँ फिर से शशि शेखर वेम्पति का लेख लाना चाहते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। वेम्पति ग्लोबल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन इन अनुभवों पर क्या कहना चाहेंगे? अगर मंत्री ग्लोबल अखबारों को चाय पर बुलाकर उनकी रिपोर्ट पर ताने कसेंगे तो क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है? और फिर जब ग्लोबल मीडिया से इतना ही खतरा है तो न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देने के बाद सारे मंत्री ट्वीट क्यों करने लग जाते हैं? मतलब जब तारीफ छपे अपने हिसाब से छप जाए तो ग्लोबल मीडिया ठीक है, अन्यथा वह भारत विरोधी है। आज सुबह एक और खबर आई। आयरलैंड का एक अखबार है आयरिश टाइम्स। 11 अप्रैल को आयरिश टाइम्स में भारत के चुनाव पर एक लेख छपा। इसका शीर्षक था भारत के चुनाव पर आयरिश टाइम्स का नजरिया, मोदी टाइटन्स हिज ग्रिप। इस लेख की सब हेडिंग में भारत के बारे में लिखा है कि एक असहिष्णु हिंदू बहुलवाद आज का नियम बन गया है। इस पर आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा है कि मोदी अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय हैं, भारत का लोकतंत्र मजबूत, वाइब्रेंट, रोबस्ट है। यह पत्र देखकर लगता है कि सरकारी सूचना विभाग की प्रेस रिलीज है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए राजदूत चरित्र से लेकर ईमानदारी और लोकप्रियता की बात करने लग जाते हैं। लिखते हैं कि प्रधानमंत्री किसी कुलीन राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनका निजी जीवन करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। आयरिश टाइम्स ने लिखा है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनके खाते जब्त हो रहे हैं। इस पर भारत के राजदूत लिखते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई सफल है क्योंकि सरकार ने एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। एनजीओ, मीडिया और राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है और सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है। इसी पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि आप एक सरकार का बचाव कर सकते हैं मगर एक राजदूत की तरफ से विपक्ष पर इस तरह का हमला उचित नहीं है। इसी तरह कोरोना के समय जब ऑस्ट्रेलिया के अखबार में खबर छपी यहां की कुव्यवस्थाओं पर, तब उस समय वहां मौजूद भारत के राजदूत ने पत्र लिख दिया और कहा कि आपकी रिपोर्ट आधारहीन है, हमारा भी पक्ष छापिए। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हो या उनके बारे में कोई लेख हो, सरकार कितना सतर्क रहती है। शायद भारत का मीडिया इसकी कीमत जानता है, इसीलिए वह इंटरव्यू करने जाता है तो सवाल पूछने की नहीं बल्कि नहीं पूछने की तैयारी करके जाता है। आज की पत्रकारिता में पत्रकारिता नहीं की जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाती होगी, लेकिन दर्शक और पाठक फिर क्यों देख रहा है और पढ़ रहा है? उसे भी चैनल नहीं देखने और अखबार नहीं पढ़ने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार खुद को पत्रकारिता नहीं करने में दक्ष कर चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।